में देखिए बेटा पास्ट पेपर विलियम ब्लेक 2012 टू 2019। अब यहाँ पे देखिए, शो हाउ विलियम ब्लेक सिंथेसाइजेस द रीडर टू इंटररिलेटेडनेस ऑफ मैन एंड अदर लाइफ फॉर्म। विलियम ब्लेक की थीम्स के बारे में कैसे वो इंटर रिलेट करता है। अब इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है। एट फर्स्ट, जब भी आप पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, यू हैव टू अंडरलाइन द मेन की पॉइंट्स। विलियम ब्लेक सिंथेसाइजेस द रीडर, रीडर को वो क्या सिंथेसाइज करता है, टू इंटर रिलेटेडनेस ऑफ मैन एंड अदर लाइफ फॉर्म। कैसे वो इंटर रिलेट करता है इंसान को बाकी लाइफ फॉर्म्स के साथ। कौन कौन सी लाइफ फॉर्म्स हैं? हाँ जी क्लास, एनीवन? क्या लाइफ फॉर्म्स हैं, कौन सी लाइफ फॉर्म्स के साथ वो इंटर रिलेट करता है? मैम मैम इनोसेंस और एक्सपीरियंस के साथ वर्क करता है, और या यूथ, उसके अलावा एडल्ट एंड यूथ। सॉरी, एक एक बच्चा बोले। हाँ जी बनिश। जी मैम, मैं कह रही थी कि इनोसेंस और एक्सपीरियंस के साथ सबसे पहले उसने जो मतलब आपकी जो इमोशंस होते हैं उनको उसने सबसे पहले फोकस किया है। और उन इमोशंस की जो रीजंस होती हैं, जैसे जिन जिन चीज़ों की वजह से आपके वो इमोशंस बनते हैं, जिनमें आपका रीजन आ जाता है, आपकी पर्सनल लेवल पर जो आपकी इनवे की, आपकी प्योरिटी की, इवन के ओप्रेशन की, या फिर सेक्सुअलिटी की, कोई इस तरह की डिफरेंट किस्म की जो भी फीलिंग्स होती हैं आपकी, उनकी बेस के ऊपर जो आपके इमोशंस होते हैं, चाहे वो आपके बचपन से रिलेटेड हो जिसमें मासूमियत वगैरह सबसे ज़्यादा फोकस की जाती है, और फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस रिलेटेड लाइक जो कि जवानी में और आपके बुढ़ापे में आ जाती है, जिसमें आप अपने जो है वो क्या नाम लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है उसको आप फोकस करते हुए उनके जो रीजंस हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, एनीवन एल्स क्लास? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। लाइफ फॉर्म्स बताएं, लाइफ फॉर्म, अदर लाइफ फॉर्म्स। हाँ जी मैम अदर लाइफ फॉर्म में जैसे उसने लैम्प के साथ किया है इंसान को, और टाइगर के साथ आई थिंक वो इसमें आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। और एनीवन एल्स? हाँ जी हिबा, हिबा भी कुछ बोल रही थी, अनीला भी कुछ बोल रही थी। हाँ जी मैम बेसिकली उसने टू काइंड फॉर्म्स ही बयान किए ना, एक्सपीरियंस की और इनोसेंस की। तो ठीक, इनोसेंस में काफी ज्यादा उसने मैन के वो बताए हैं, उसको कह लें कि ठीक है, सही। हाँ कैरेक्टर में, मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर्स में उसने इनोसेंस को बयान किया और डिफरेंट काइंड्स में उसने एक्सपीरियंस को सही, बताया। तो ठीक। बेसिकली टू काइंड्स ही हैं आई थिंक इसने लाइफ की और बताई अनीला, मैन की। अनीला भी कुछ बोलने लगी थी। सना? यस मैम। हाँ अनीला, अनीला। ओके मैम, जो फॉर्म्स है ना लाइफ की, वो तो इसने सारे शोबे ही ले लिए हैं ना। जैसे वो अभी हमने पीछे भी बात की थी ना कि चिमनी स्वीपर्स का, जो सफाई करने वाले छोटे लेबर, चाइल्ड लेबर का भी एक फॉर्म ले लिया इसने। प्रोस्टिट्यूशंस की भी एक फॉर्म ले ली इसके इसके साथ इसने सोल्जर्स की फॉर्म ले ली। जितनी भी इंसानी अशकाल है ये सारी एक फॉर्म्स ही है ना उनकी। मुख्तलिफ रूल्स में वो काम करते हैं, और जो उनके रोल्स हैं उनके साथ उन जो नाइंसाफियां हैं, इनजस्टिस है, और इसके ऊपर वो फिर लैश आउट करता है कि इन सबके साथ जो नाइंसाफियां हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। और मासूमियत में जो बच्चे हैं उसमें इक्विन ग्रीन का सारा आ जाता है। एक दिन की पोइम है लेकिन सारी की सारी खुशी पे है। इसके बाद अगर वो एक्सपीरियंस में जाता है तो फिर उसके साथ देखता है कि लोगों के साथ सलूक क्या हो रहा है। बच्चे की वही फीलिंग्स और अडल्ट की फीलिंग्स, इनोसेंट और एक्सपीरियंस दोनों ही उसमें आ जाती हैं। और माशरे के मुख्तलिफ पहलू भी उसने दे दिए। और वो आजादी का तो दीवाना था ना, वो लिबर्टी का जो था कि लिबर्टी के कपड़े पहन के घूमता था, वो भी उसकी एक फॉर्म थी कि रेवोल्यूशन के भी साथ चलता था, कि वो रेवोल्यूशन को अच्छा समझता था। शुरू शुरू में तो बड़ा ही अच्छा समझता था, ठीक। क्योंकि उस जमाने में ये अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन अरूज पर थे जब इसने ये 1789 में लिखी है ना इनोसेंस। उस वक्त इसके तासुरात और थे, लेकिन जब 1794 आया ना तो तब इसने दूसरी फॉर्म देख ली इंसान की। इसने कहा कि भाई इंडस्ट्रीज लग गई हैं, कारोबार हो गया, और ये पोल्यूशन भी पैदा हो रही है, ये भी एक फॉर्म है। फिर चेंज हो जाएगी, सारी सेहत खराब हो जाएगी। और खुद भी तो एक बीमारी से मर गया था ना, पेंटिंग करते करते कोई से बीमारी लग गई थी, और वो भी इसकी एक फॉर्म थी कि इंसान जो है एक्सपीरियंस में आता है तो अपने रोजगार के लिए जो कुछ काम करता है तो फिर कितनी मुश्किलात सहता है। बेशक ये आम इंसान देख लें या किसी की भी जिंदगी लगा लें, जो कोई भी रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता फिर रहा होता है, सब फॉर्म्स ही चलती हैं हमारी शुरू से आखिर तक। सना?
सना खान। मैम इसमें इंसान के इमोशंस के बारे में ज्यादा डिस्कस करता है, लव, पिटी, मर्सी। इंसान जो डिफरेंट अपने इमोशंस के साथ अटैच होता है, लाइक जिसने द डिवाइन इमेज में इन सब चीजों को डिस्कस किया होगा। और मैम लंदन में जो उन्होंने करप्शन के बारे में डिस्कस किया होगा, मैम ये भी चीजें अफेक्ट करती हैं इंसान को। क्या और एनीवन एल्स? बाकी गुलशन पॉइंट बताना जल्दी से। रमेश, तैयबा। अच्छा चले, अब मैंने भी कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं आपने बताती हूँ। मैंने डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को कुछ इस तरह से डिवाइड किया है। At first, he has exposed different forms of life through his songs of experience and songs of innocence. At first, उसने expose किया है innocent songs of innocence के through spirituality को, songs of innocence and experience के through emotional life, forms of life की बात करें, spiritual life, political life, ठीक है, और life full of poverty, ठीक है, एंड ऑपरेसिव लाइफ, या इसको हम ऑपरेशन करें तो हम इसको कहेंगे कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, जिसमें मेन जो हमारी आ जाती है ना वो इमोशनल लाइफ आ गई, स्पिरिचुअल लाइफ आ गई, पॉलिटिकल लाइफ आ गई, एंड फाइनली इन इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, ठीक है। इन पर्सपेक्टिव्स के अंदर ही बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। Hypocrisy, negative feeling, positive feeling, virtues and vice. Okay, fine हो गया। On the other hand, he has compared rational life versus अभी हम rational life की बात कर रहे थे, यानी कि role of state versus role of church, ठीक है, अभी हम यही पढ़ रहे थे ना, ठीक है। That is also an aspect of life, and both are not playing the positive role in a society. Both are the authorities, but these authorities are not playing the right role. Actually वो कह रहे हैं ना, interrelatedness of man with other forms, cruelty तो हो रही है। एक तरफ तो एक oppressive life है, ठीक है, life full of oppression है, या हम इसको oppressive life कहते हैं। oppressive life किसकी है? एक सोसाइटी के अंदर है, जो कि वो एक इनोसेंस, जब वो इनोसेंस, स्टेट ऑफ इनोसेंस में होता है तो एक्चुअली उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई होती है एट दैट टाइम, उसकी इनोसेंस होती है, इनोसेंस इज द ब्लेस, ठीक है। तो इंसान तो उस वक्त लाइफ के साथ या नेचर के साथ, नेचर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, तो उसका नेचर के साथ एक ताल्लुक बड़ा खूबसूरत होता है। लेकिन जैसे ही वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की तरफ चलता है, तो वो नेचर को कैसे देखता है? नेचर रेड एंड टूथ एंड क्लॉ, जैसे एवरीथिंग इज क्रूएलिटी अराउंड हिम एंड ऑल थिंग इज बैड एंड ऑल थिंग इज, मतलब हर चीज जैसे एक मतलब उसको ऑप्रेस कर रही है इंसान को, या हर चीज जो है वो एक एनिमी के तौर पे एक सोसाइटी को वो देखता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग जो कि इन दोनों में, तो उन सारी चीजों में हम उसकी इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और वर्ल्ड लाइफ की बात कर सकते हैं, ऑपरेशन की लाइफ पर। दूसरी तरफ जो रैशनल थॉट्स हैं, जो कि स्टेट जो है वो शो कर रही है, तो स्टेट भी अपनी अथॉरिटी के लिए जी रही है और चर्च भी अपनी अथॉरिटी के लिए जी रहा है, और दोनों वो रोल प्ले नहीं कर रहे जो कि एक सोसाइटी के साथ होना चाहिए। यानी कि एक तरफ ये सारी लाइफ आ रही है और दूसरी तरफ जो है, जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपना रोल प्ले नहीं कर रही। तो ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी ही सफर कर रही है। आम मैन जो है वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो ऑप्रेसिव है, और जो ऑपरेसर्स है, यानी कि जो उनको ऑप्रेस कर रहे हैं, वो जो है अथॉरिटीज हैं, जिसमें दोनों आ जाते हैं, स्टेट और चर्च, ठीक है, और दोनों अपना रोल उस तरह से प्ले नहीं कर रहे। तो इसकी जितनी भी सारी पोएम्स हैं उसके अंदर हमें उसकी इमोशनल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और फिर इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, ये सारे ही मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एनालाइज विलियम ब्लेक सोशल कॉन्शियसनेस विद डिटेल रेफरेंस टू हिज पोएट्री। उसकी सोशल कॉन्शियसनेस भी सेम यही थी जो अभी मैंने बताई। अब हम ये कहेंगे
कि विलियम ब्लेक इज अ पोएट हु इज socially conscious of a society and he has seen many evils in his society, जिसके अंदर हम कहेंगे कि through his lens of emotional, spiritual and political and economical perspective of life, he has seen much more cruelty, hypocrisy, oppression और ये सारी चीजें जो है वो उसने जो है वो देखी थी, जिसके अंदर हम नेगेटिव फीलिंग जो वाइस और फिर क्रुएलिटी और ये सारी चीजें वो बताएगा कि उसने ये देखी, तो वो सोशली कॉन्शियस था। अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा ना कि विलियम ब्लेक जो है इज द पोएट ऑफ हिज टाइम, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स थे करंट नोट्स में वो आपके सोशल कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, इवन इसमें भी आ सकते हैं, इंटर रिलेटेडनेस ऑफ। अच्छा, उसके बाद जो है how do the songs of innocence and songs of experience express William Blake's mental fight to build Jerusalem in England's green and pleasant land? ठीक है, किस तरीके से songs of innocence और experience express करते हैं विलियम ब्लेक की mental fight कि वो वहाँ पे यरूशलेम बनाना चाहता था, इंग्लैंड ग्रीक एंड प्लेजेंट लैंड। आपको पता है कि यरूशलेम जो है वो एक बड़ी मुकद्दस जगह है, और यरूशलेम क्यों उसने कहा था, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक यरूशलेम बिल्ड किया था यहाँ पे, और एक ऐसी ग्रीन लैंड थी जिसके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी, तो यहाँ पे उसकी एक मेंटल फाइट दिखाई दी, स्पेशली डिड दो स्ट्रीट में, कि किस तरीके से वो इंग्लैंड को ग्रीन और प्लेजेंट लैंड बनाना चाहता है, जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट ने अपना रोल प्ले किया था इन यरूशलेम टू मेक दैट लैंड एवरग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड। तो इसी तरीके से वो इंग्लैंड को भी अब एक यरूशलेम बनाना चाहता है, और उसकी बेस पे वो डिफरेंट जो है अपने व्यूज, स्पेशली मैंने कहा था डिड दो स्पीच के अंदर वो कहता ना कि ब्रिंग मी माय एरो एंड ब्रिंग मी माय बो, मुझे मेरे तीर और कमान ला दो, कि मैं जो हूँ इंग्लैंड को एक ऐसी जन्नत बना दूँ, एक ऐसी लैंड बना दूँ जो कि फुल ऑफ प्लेजर हो, जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, जिसके अंदर कोई इवल ना हो। तो दैट इज हिज मेंटल फाइट जो कि हमने टू बिल्ड यरूशलेम इन इंग्लैंड ग्रीन प्लेजेंट। और कौन कौन सी पोएम्स थी भाई बताएं? एक तो डेड दो स्वीट थी, दूसरा हाँ जी क्लास, और भी थी, एक दो और पोएम्स भी हैं इसकी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में। एक दूसरा थ्रू लंदन हमें ये नजर आता है। तीसरा होली थर्सडे 1 एंड होली थर्सडे 2 के थ्रू भी हम उसका ये उसकी एक देखते हैं उसकी सेंस के कॉन्शियसनेस के, वो जो है उसकी एक मेंटल फाइट देखते हैं कि वो चाहता है कि इंग्लैंड जो है वो इस तरह की लैंड बन जाए। और कौन कौन सी पोएम है क्लास? मैम पॉइजन ट्री में भी मेंटल फाइट है ना इसके? पॉइजन ट्री, यस एग्जैक्टली, पॉइजन ट्री के अंदर सिक्रोस। नहीं एक और सिक्रोस को कहा गया था उसका सेकंड नेम, एक और भी तो पोएम थी ना जिसका सेकंड नेम जो था वो सनफ्लावर मैम। नहीं सनफ्लावर, आई थिंक सिक्रोस या पॉइजन ट्री। सिक्रोस सिक्रोज भी है। सिक्रोज है, ठीक है। तो सिक्रोज जो है उसको उसका दूसरा नाम क्या था भाई? सिक्रोज हाँ, सिक्रोज का सेकंड नेम क्या था? लंदन में। नहीं सिक्रोज का सेकंड नेम क्या था? जैसे डेड दो स्वीट का सेकंड नेम तो यरूशलेम था ना। सिक्रोज का भी यरूशलेम में। अब पॉइजन ट्री था वो जो दोस्त को मार देता, पॉइजन ट्री जो उसका ओरिजिनल नेम था बेटा क्रिश्चियन फॉरबेरेंस, ठीक है, ये मैं कह रही थी कि और इसके अंदर वो किस तरीके से क्रिश्चियन फॉरबेरेंस एक्चुअली उसने क्यों टाइटल दिया था कि वो चाहता था कि ये सारी चीजें जो हैं वो लंदन जैसे सिटी में नहीं होनी चाहिए। तो एक्चुअली उसने अपनी पोएम्स के अंदर जितना भी मुखातिब हुआ है वो लंदन सिटी से हुआ है, पर लंदन सिटी को वो यरूशलेम बनाना चाहता था, और इसमें ज्यादा जो रेफरेंस आएगा वो डेड दो स्ट्रीट का आएगा। ठीक है, आप बताएं कि डेड दो स्ट्रीट का एक्चुअली सेकंड नेम जो था वो यरूशलेम था, और वो थ्रू यरूशलेम उसने अपनी ये डिजायर शो की है कि वो इंग्लैंड को एक ग्रीन और प्लेजेंट लैंड बनाना चाहता था। मेन जो इसका है ना वो यहीं से आएगा, बाकी आप सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस के थ्रू बाकी बहुत कुछ और भी बता सकते हैं।
ठीक है, with close reference to William Blake's songs of experience describe the moral structure he desires in English society. Songs of experience के थ्रू जो है आप बताएं कि वो किस तरीके से वो मोरल स्ट्रक्चर जो कि वो चाहता है कि एक इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो है वो बने। और सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने कहा कि मोरल स्ट्रक्चर जो होता है एक सोसाइटी का, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर और नंबर 2 चर्च के ऊपर। ठीक है, ये दो अथॉरिटीज हैं जो कि एक मोरल स्ट्रक्चर जो है वो कर सकती हैं। और विलियम ब्लेक कहता है कि भाई ये दो जो हैं वो अपना मोरल स्ट्रक्चर अगर प्ले करें, अपना मोरल रोल प्ले करें, तो एक मोरालिटी जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो प्रमोट की जा सकती है। तो इसके अंदर वो सारा मोरल स्ट्रक्चर की ऑपरेशन को खत्म करना है, क्रुएलिटी को खत्म करना है। तो ऑब्वियसली देखें ना, यहाँ पे जब वो बात करता है पॉइजन ट्री की या फिर किसी भी और आर डिवाइन इमेज एंड आर डिवाइन इमेज, दोनों में क्या है, वो कहते हैं कि ये क्रुएलिटी, हिपोक्रेसी और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इंसान का दिल इन चीजों के लिए नहीं बना। तो वो इन पोएम्स के थ्रू एक मोरल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब ये दो जो अथॉरिटीज हैं जब अपना रोल प्ले नहीं करती, तो इंडिविजुअल का रोल आता है सोसाइटी के अंदर। तो बीइंग अ विजनरी पोएट, विलियम ब्लेक ने ये जो रोल है वो प्ले किया है थ्रू हिज पोएम्स होली थर्सडे टू। एग्जैक्टली, हाउ डू विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस फ्रॉम फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट टू हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, कैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो हैं वो एक कॉम्प्लीमेंट है टू हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है, यानी कि अब आपने बताना है कैसे वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट बन गए हैं सॉन्ग्स ऑफ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट। देखिए बेटा, कॉम्प्लीमेंट क्यों है दूसरे के लिए? मैंने आपको पार्ट 1 में एक चीज बताई थी कि कैरेक्टर्स होते हैं उसमें फॉइल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और फॉइल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट से बनाए जाते हैं, एक की वजह से दूसरे को कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लें कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस आर द फॉइल सॉन्ग्स टू सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की वजह से सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस हाईलाइट होते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट इसलिए किया जाता है कि जो इवल होता है वो भी हाईलाइट हो जाता है और जो गुड होता है वो भी और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाता है। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो एक फॉर्म है, फॉर्म आ कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करते हैं टू हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे कि दोनों की वजह से दोनों की स्पेसिफिकेशन हाईलाइट हो रही है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हाईलाइट हो रहे हैं। स्पेशली सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस के जो है वो हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज स्टेट ऑफ ब्लिस को शो करता है। ऑन द अदर हैंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो नेचर, रेड ट्रूथ एंड फ्लॉ को शो करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस ही है जिनकी वजह से सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यस, कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया गया है। In what way do William Blake experience form a companion body in Songs of Innocence? Again, compare and contrast. William Blake's Songs of Experience depress deep moral and social concern. Same जो अभी पीछे हम moral और social concern जो है एक हमारी सोसाइटी के उसको डिस्कस करना। How the perceptions of child and adult presented in the Songs of Innocence and Experience. कैसी परसेप्शन है चाइल्ड और एडल्ट की? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक चाइल्ड की परसेप्शन को शो करते हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक एडल्ट की, दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट। व्हाट वैल्यू डज ब्लेक अटैच टू एक्सपीरियंस इन हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस? ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या वैल्यू ब्लेक जो अटैच करता है एक्सपीरियंस इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने आपको ये असाइनमेंट भी दी थी। हाउ इज द टाइटल ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। उसके बाद है एग्जामाइन द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्ररीज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। उसने कहा था ना माइंड जो है वो क्या है, कॉन्ट्ररी स्टेट। तो उसने 2 कॉन्ट्ररी स्टेट ऑफ माइंड को अपनी पोएम्स के थ्रू बयान किया है। एग्जामाइन द प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ट्ररीज इन द पोएट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी आपको करा दिया था मैंने, यानी कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ये कमेंट द इमेज एम्प्लॉयड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ठीक है, इमेजेस आपने बताने हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सिंबोलिज्म में बहुत सारे इमेजेस थे। फिर comment on the images implied in songs of innocence, in what way songs of innocence is equal to songs of experience। कैसे इसमें भी compare and contrast ही आएगा। ठीक है, वो हाईलाइट करते हैं songs of experience की क्वालिटीज को, एनहांस कर देते हैं। ठीक, यानी कि कंपैरिजन है तो songs of experience का। सही, अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, एनीथिंग क्लास में समझ में आए?
वो क्यों कहता है? हाँ, वो क्या कहता है अनिला? मिस वो ये मैं कहता है ना कि ये इंसान को मनाकल फोर्ज भट्टी क्यों बनाता है हमारे दिमाग को कि भाई इनकी दिमाग एक भट्टी है। हाँ, बिल्कुल। इंसान का दिमाग मैनिकल फोर्सेस एक्चुअली इस वजह से उसने कहा था, ये लंदन की लाइन है ना कि वो मैनिकल फोर्सेस उसने कहा था, वो इस वजह से कि वी आर मेंटल स्लेव। ठीक है, हम हार मान लेते हैं, हम मैनिकल फोर्सेस हैं, बिकॉज दुनिया के अंदर ये जो अथॉरिटीज है उन्होंने हमारे दिमागों को सर्वेंट्स बना दिया, यानी कि हमारे दिमाग को कैप्चर कर लिए कि वी आर वन। देखिए उसके लंदन के अंदर हम देखते हैं कि सोल्जर्स के साइड, सोल्जर को पता है कि वो गलत मकसद के लिए जंग लड़ने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जंग लड़ता है और वो मर जाता है और उसके पीछे पूरी फैमिली सफर करती है। ठीक है, क्योंकि वो ये मैनिकल फोर्सेस ऑफ माइंड्स क्या है कि पेट्रियोटिज्म के, फॉल्स पेट्रियोटिज्म के नाम पे, फॉल्स ब्रेवरी के नाम पे सोल्जर्स को मजबूर किया जाता है कि वो लड़ने चले जाए। तो बेसिकली हम लोग क्या है, दैट इज द मैनिकल फोर्सेस ऑफ माइंड। ठीक है, ये हमारे दिमाग की हथकड़ियां हैं जिसके अंदर हम फंस के रह चुके हैं। ये वो फॉल्स मोरालिटी है, यस की सेज आवर माइंड आर स्टेट, हमारे माइंड स्टेट है ना, ये वो हमारे दिमाग की कड़ियां हैं जो कि हमें मजबूर करती है कि हम सोसाइटी में ऐसे ही हैं। ठीक है, फॉर नो रीजन वो शोहदा की बीवियां कहलाई, हालांकि शहीद इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि वो किसी दूसरे को किल करेगा और वो मर जाएगा और वो शहीद होगा। शहीद इज नॉट द थिंग, शहीद इज द वन। देखिए अगर क्रूसेड्स भी लड़ी गई तो बेसिकली किस लिए लड़ी गई थी, अपने मजहब की खातिर लड़ी गई थी ना, कि कोई जो है क्रिश्चियन को किल ना कर दे, अपने डिफेंस में लड़ी गई। तो डिफेंस में जो चीज लड़ी जाती है और उसमें आप किल होते हैं तो वो शहीद हुआ था। तो अल्लाह की खातिर लड़े तो शहीद हुए, ऐसे थोड़ी मैं किसी को मारने गई हूँ और मैं चाह रही हूँ मेरी टेरिटरी बढ़ जाए और उसमें जो है 70 फौजी किसी और के मर गए और 30 मेरे मरे और मैं अपने 30 को कहूँ कि भाई ये सारे शहीद हैं। ऐसे शहीद थोड़ी होता है, शहीद तो वो होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डिफेंस में, अपने मुल्क के डिफेंस में लड़ा और फिर शहादत होती है, तो वो कहते हैं कि मैनिकल फोर्सेस है। सेम इज द केस, बच्चे जो हैं उस, वो बेबल्स, वो आप देखें ना बेब्स और ये सारे, ये बेसिकली क्या है, मैनिकल फोर्सेस क्यों है, जो एलीट है, जो रिचेस है सोसाइटी के, वो अपना रोल नहीं प्ले करते। एक और अभी आप देखें कि उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट्स और मैरिज, इन दोनों को एक दूसरे का एंटी किया है। बेसिकली क्या है, रिच जो है, पैसे वाले लोग जो हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में बढ़ गए। ठीक है, वो प्रोस्टिट्यूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, वो कर्ज होती है मैरिज लाइफ के लिए। सही। तो लोग जो है अपने पैसे को पॉइजन ट्री का क्रिश्चियन फॉरबेरेंस, ये सारी चीजें उसने वहां पे बयान की हैं कि किस तरीके से जो रिच है वो बजाय इसके कि अपने पैसे जायज कामों में लगाएं, वो अपने पैसे से प्रोस्टिट्यूशन को प्रमोट करें। और क्योंकि प्रमोशन, प्रोस्टिट्यूट प्रमोट हो रही है, इस वजह से जो मैरिज है उसके लिए कर्ज बनता जा रहा है। सही। तो ये सारी चीजें वहां पे दिखाई गई है लंदन के अंदर कि अगर इतना प्रोग्रेस है तो वाई प्रोस्टिट्यूशन, अगर इतना प्रोग्रेस है तो उसके सोल्जर्स लड़ क्यों रहे हैं, उसके सोल्जर्स मर क्यों रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चाइल्ड्स आए हैं और सोल्जर्स आए हैं, तो बेसिकली यही बता रहा है कि हमें फॉल्स मोरालिटी के जरिए हमें ट्रैप किया गया है इन द नेम ऑफ स्टेट। और ये फॉल्स मोरालिटी दो अथॉरिटीज ने क्रिएट की है, एक स्टेट ने और एक चर्च ने। सही। तो ये दोनों मिलके जो है हम हमारे माइंड्स को जो है वो स्लेव बना लेते हैं, फॉल्स मोरालिटी प्रमोट करके हमारे माइंड्स को स्लेव बनाते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करके उनको स्लेव बनाया जाता है मेंटली। सही। तो वो सारा लंदन, लंदन के अंदर वो जो माइंड फोर्सेस और ये सारी चीजें दिखाई गई है वो यही है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ना समझ आई हो, चलिए जनाब, क्लियर है सब। अब आपका टेस्ट है इंशाल्लाह सैटरडे को, भी रेडी फॉर द टेस्ट ऑन सैटरडे। और आपका पूरा ये आप लोगों ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस जो है इसको प्रिपेयर करना है। कल हम इंशाल्लाह टेड ह्यू स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी एक्सपीरियंस। कल मैं जॉन कीट स्टार्ट नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने एक इमेजिनरी पोएट कर लिया है। अब एक जो है एनिमल पोएट होना चाहिए, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो टेड ह्यूज हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
ठीक है, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।